हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो चैप्टर है आपका सीबीएसई क्लास 12th का है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इजी चैप्टर है, बट इजी का मतलब ये नहीं है कि हम करेंगे नहीं। ये जो चैप्टर है ये आपका सिलेबस का पार्ट है, तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि ये क्या है। तो आप लोगों का एग्जाम नज़दीक है, ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए रिवीजन का काम करेगा। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि भी आपका एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट में क्या कंसिस्ट होता है, इसमें बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स दोनों आते हैं। अब आपके बायोटिक में तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, आपके एनिमल्स आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है, जितने भी क्रिएचर्स हैं आ जाएंगे। और जो नॉन लिविंग में एयर, वाटर, सनशाइन, जो आपके रिवर्स हैं, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके एबायोटिक एलिमेंट में आ जाएंगे। अब पॉइंट आता है कि इम्पोर्टेंट क्यों है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपको रिसोर्सेज ऑफर करता है। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो कहाँ से आते हैं, दे कम फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इवन जो आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं घर में वो किसी रॉ मटेरियल से बनती हैं। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एनवायरनमेंट से। अगर आप घर में कोई बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो जो स्टील है उसका जो आयरन हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, एनवायरनमेंट से। तो कुल मिला के हमारे पास जो रिसोर्सेज आते हैं वो कहाँ से आते हैं, एनवायरनमेंट से। इसलिए उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। दूसरा है एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। अगर एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो जाएगा तो हमारी लाइफ भी सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो दूसरा इंपॉर्टेंस है किसका, आपका एनवायरनमेंट का। तीसरा है एनवायरनमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट। जो जितना भी हम वेस्ट जनरेट करते हैं अल्टीमेटली इट इज एब्जॉर्ब बाय द एनवायरनमेंट। एंड लास्ट वन इज एनवायरनमेंट एनहांसेस आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जितना हमारा अच्छा एनवायरनमेंट होगा उतनी ही अच्छी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होगी। आपने सर कैसे, जैसे आप देखिएगा कभी भी आप हिली एरियाज में थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको बिल्कुल ऐसा लगता है प्योर ऑक्सीजन है। जबकि आप पॉल्यूटेड एरिया में जाते हैं तो वहाँ की ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन में आपको एक डिफरेंस नजर आता है, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन कम है और वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है। तो इसका मतलब जितना क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट अच्छा होगा उतनी ही क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसमें हम बात कर रहे हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी, मतलब जितनी स्पीड से हम एनवायरनमेंट के अंदर से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और कितनी स्पीड से हम उनको रीजनरेट भी कर रहे हैं। अगर हम उनको एक्सप्लॉइट ज़्यादा स्पीड से कर रहे हैं और रीजनरेट कम स्पीड से कर रहे हैं, जैसे हमने पेड़ तो ज़्यादा काट दिए, लगाए कम, तो अल्टीमेटली उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो घटती चली जाएगी और जिससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का खतरा हो जाएगा। दूसरा है एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। जो एनवायरनमेंट की एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है, हम अगर बहुत एक्सेसिव यूज़ करेंगे, जो एक्सप्लॉइट करेंगे रिसोर्सेज से, तो उसकी जो, या हम जो बहुत बहुत ज़्यादा वेस्ट को, जितना ज़्यादा हम रिसोर्सेज यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हम वेस्ट क्रिएट करेंगे। तो अगर हम ज़्यादा वेस्ट क्रिएट करते हैं तो जो हमारी जो उसकी कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की एनवायरनमेंट की, वो डिक्लाइन कर जाएगी। और जब वो डिक्लाइन कर जाएगी तो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद आपका कॉजेज क्या है एनवायरमेंटल क्राइसिस के। पहला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमारे कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ रही है और जितना ज़्यादा स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमें अर्बन एरियाज़ के लिए लैंड रिक्वायरमेंट होगी। तो जिन एरियाज़ में खेती बाड़ी होती है वो धीरे 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 उनकी प्लॉटिंग हो जाएगी, वहाँ सेक्टर्स कट जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ पे आपका जितना पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम उतना बढ़ता चला जाएगा। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग जो पेड़ों को कट करके उस लकड़ी को बेचकर अपने घर का खर्चा चलाते हैं और अपना जो अपना घर का खाना वगैरह बनाने में उसका यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली वो भी हम देखें तो वो भी एक आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है। तीसरा है हमारा अर्बन एरियाज बढ़ रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अर्बन एरियाज का बढ़ना भी इसका बड़ा कारण है। देन आपका इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ होता है वो भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक बड़ा कारण है। इससे हमारी जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी कुछ टाइम पीरियड के लिए बढ़ जाती है, बट वो जो है सॉइल की जो वो है उसको एल्कलाइन कर देती है और उसके अंदर जो है काफ़ी सारे जो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स हमारी मिट्टी में मिल जाते हैं, वो भी एक पॉल्यूशन का बड़ा कारण है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना, तो इंडस्ट्रीज से जो स्मोक एमिट होता है वो भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कारण है। और बाकी जो लाउड स्पीकर्स और माइक और जो हॉर्न वगैरह जो उसकी जो आवाज़ है, जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाली आवाज़ है, वो आपका नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती है। तो आपको पता है कि जितना एनवायरनमेंट डिग्रेड होता चला जाएगा उससे क्या होगा,
अब देखिए जितने भी CO2 गैसेज हैं या ग्रीन हाउस गैसेज हैं, CO2 है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसने हमारी अर्थ को एक ग्लास का फॉर्म में कवर कर लिया है। अब आपने ग्लास का एक फीचर है कि उसमें सनरेज आ सकती हैं, जा नहीं सकती हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो अर्थ है वो धीरे धीरे हीट अप होना चालू हो जाएगी, जिससे हमारी पोलर आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी। इससे आपका कोस्टल एरियाज पानी के अंदर चले जाएंगे। मोर ओवर आपका जो जो प्योर वाटर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर्स नहीं होंगे, तो इसका बैड इम्पैक्ट है। मोर ओवर जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। ओजोन लेयर डिप्लीट होने से जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो ओजोन लेयर के थ्रू आती हैं क्रॉस करके, तो फिर वो हम हार्मफुल नहीं रहती हैं। बिना ओजोन लेयर के आएंगी तो वो हमारे लिए रेडिएशंस क्रिएट करेंगी। तो दैट इज अगेन, क्योंकि जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है वो धीरे धीरे ओजोन लेयर को भी डिप्लीट कर रहा है, तो दैट इज अगेन ए प्रॉब्लम। अब जैसे हमारा कंट्री है, हमारे कंट्री इंडिया के अंदर आपको मैं बता दूं कि नियर बाय 18% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिविंग इन इंडिया, बट हमारे पास जो जोग्राफिकल एरिया है वो 2.5% लैंड है पूरे वर्ल्ड का। तो पूरे वर्ल्ड का 2.5% लैंड हमारे पास है, बट पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की 18% है। तो हमारे कंट्री के अंदर पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पॉल्यूशन का। तो पॉवर्टी एक बड़ा रीज़न मैंने आपको बताया, और दूसरा पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ना और प्रोडक्शन कैपेसिटी या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का ज़्यादा बढ़ना, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। और दूसरा पॉवर्टी, दोनों बड़े रीज़न है कि हमारे कंट्री के अंदर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तेज़ी से बढ़ रहा है। अब पॉइंट आता है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के मेन कंसर्न हमारे कंट्री के लिए क्या है। एक तो हमारा जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, तो जो आपके जो लैंड है उस पर जो ग्रेजिंग ज़्यादा हो रही है, उस पर जो घास वगैरह जो जो जानवर हैं जो ज़्यादा चरने की वजह से घास जो है, जो टॉप लेयर वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। फिर आपकी सॉइल फर्टिलिटी जो है धीरे धीरे कम हो रही है। मोर ओवर जो फॉलिंग ट्री, पेड़ों को काटना, डिफॉरेस्टेशन एक बड़ा रीज़न है। देन आपका जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, एनक्रोचमेंट हो रहा है उनका, तो ये भी एक बड़ा कारण है कि हमारा जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है। देन इज आपका एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन आपका जो व्हीकल्स के थ्रू जो स्मोक एमिट हो रहा है, प्लस जो इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकल रहा है, प्लस जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं उनका जो रिवर्स के अंदर अपना वेस्ट को वो भेज रही हैं, प्लस जो घरों से निकलने वाला सीवेज का जो वाटर है वो भी पानी में मिला दिया जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो भी हमारा पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है, वो वाटर पॉल्यूशन का कारण है। देन इज बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि इतना ज़्यादा जब धीरे धीरे हमारे फॉरेस्ट एरियाज कम हो जाएंगे, तो उससे और जो हमारे जो पानी है वो जो वाटर जो है वो भी पॉल्यूट हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो वाटर बॉडीज़ हैं, प्लस जो आपका इसके अलावा जो अदर स्पीसीज़ हैं जैसे फॉरेस्ट में जो रहती हैं, वो जब फॉरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे तो वो जो इट विल बी ए लॉस फॉर द बायोडाइवर्सिटी। और आपका बात करते हैं, लास्ट टॉपिक हम बात करते हैं। अच्छा, एक टॉपिक में डिस्कस करना चाहूँगा, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट इट वाज बीइंग स्टार्टेड इन उत्तराखंड इन ईयर 1973, जिसके अंदर जो लोग थे वो पेड़ों को हक कर लेते हैं कि हम इसको कटने नहीं देंगे, क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारी लाइफ भी नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम इस तरीके से डेवलप करें कि आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बच जाएं। दैट इज व्हाट कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब आज हम इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करें कि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो अवेलेबल हों। अब पॉइंट आता है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा। जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कोल के थ्रू बिजली बना रहे हैं आप, या बड़े बड़े डैम्स के थ्रू बिजली बना रहे हैं, उनके थ्रू हमें छोटे जो डैम्स बनाने चाहिए, छोटे डैम्स, ताकि जो है वाटर बॉडीज ज़्यादा हार्म ना हो। मोर ओवर हमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की तरफ ध्यान देना चाहिए, या न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ ध्यान देना चाहिए। एलपीजी और गोबर गैस रूरल एरियाज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा उज्ज्वला योजना जो है हमारी 2016 में चालू की गई, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो महिलाएं थी उनको सब्सिडाइज रेट पे एलपीजी कनेक्शंस दिए गए गवर्नमेंट ने 2016 में। देन सीएनजी इन द अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज के अंदर सीएनजी का यूज़ किया जाए, विंड पावर का यूज़ किया जाए, सोलर पावर का यूज़ किया जाए, मिनी हाइडल प्लांट्स लगाए जाएँ। और इसके अलावा बायो कंपोस्टिंग, जो आपके जो एनिमल डंग है उसके अंदर अर्थवर्म्स को छोड़ के उसको मैन्योर में कन्वर्ट किया जाए, नीम के पेड़ से बायो पेस्ट बनाया जाए पेस्ट कंट्रोल के लिए। तो ये डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो होपफुली मैंने इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स को कवर किया है। आप लोगों को ये वीडियो
एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा और नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।